गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये एसएचएम का ये 4th वीडियो होगा, ठीक है। पहले वीडियो में हम लोग कई सारी चीज देख चुके हैं एसएचएम का, बहुत सारा फंडामेंटल और उसके फॉर्मूलाज वगैरह जो भी थे वो सब हम लोग देखे। उसके बेस पे जो भी ग्राफ वगैरह था वो भी हम लोग देखे। कैसे एसएचएम इक्वेशन बनाया जा सकता है वो भी हम लोग देखे। एसएचएम इक्वेशन को देख के कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं। कई सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं फेज एंगल्स पे, फेज एंगल की बात कर चुके हैं, फेज कांस्टेंट, उस फेज कांस्टेंट पे भी हम कई सारे सवाल कर चुके हैं। दो एसएचएम कब एक लाइन में होंगे, कब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, ये सारी चीजें भी हम लोग कर चुके हैं। अब जो है हम लोग ये इसका 4th वीडियो होगा और एक बड़ा अच्छा टॉपिक है फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। बहुत सारे बुकों में आपको ये नहीं मिलेगा, बट अगर अच्छे बुकों में जाओ जैसे रूडो वगैरह में, तो ये एक टॉपिक है और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इस पे कई बार सवाल भी मैंने देखा है, ठीक है ना, तो पढ़ना जरूरी है। देखिए, तो हमको इस फोर्स कांस्टेंट में पीएचडी करना है। फोर्स कांस्टेंट एंड दैट इज के। इसको के से डिनोट करते हैं। घबराइए मत, आप सही सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं कि बराबर माइनस के एक्स में के जो होता है वो फोर्स कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। F बराबर माइनस के एक्स। ये जो के है, ये के क्या है? एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। पहली बात ये, ठीक है। तो ये तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर इस तरह का कोई फोर्स आ जाए तो के क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, ये, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक। और सपोज इफ इट इज एट नेचुरल लेंथ एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी x इज इक्वल टू 0, ये नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करा, इसको एक्सटेंड करा यहां तक, ये, ठीक है। हमने इसे क्या करा, एक्सटेंड करा ऐसे x तक, ठीक है। अगर इसको एक्सटेंड किए हैं तब स्प्रिंग क्या करेगा, उसको पीछे की तरफ खींचेगा। अगर देखा जाए तो इस भाई साहब के साथ ये हो रहा है, इसको ये स्प्रिंग पीछे खींच रहा है, कितने से? तो kx से। किससे? kx से, ओके। सो मैंने डिस्प्लेस करा इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। मैंने माइनस नहीं लिया क्योंकि हम डायरेक्शन दिखा दिए। अगर हम उधर दिखा रहे होते उस तरफ तो माइनस के एक्स हमको दिखाना पड़ता, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों अगर देखा जाए कि एफ नेट क्या है, अगर देखा जाए यहाँ पे हमने डिस्प्लेस इधर किया तो मेरे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, इधर कोई फोर्स नहीं है, 0। तो कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो, एफ नेट बराबर 0, पॉजिटिव डायरेक्शन वो है माइनस के एक्स, ठीक है। तो एफ नेट बराबर क्या हो गया, माइनस के एक्स, ठीक है। अब इस जगह पे ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन अगर हम एसएचएम वाले फोर्स को देखें तो वो भी क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ध्यान से, ये स्प्रिंग को है, ये स्प्रिंग का है, ये किसका फोर्स है, स्प्रिंग का है। ये कौन सा फोर्स है, एसएचएम वाला फोर्स है। तो इस फोर्स को और इस फोर्स को जब हम कंपेयर करेंगे, सपोज इफ दिस इज 1 एंड सपोज इफ दिस इज 2, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, on comparing 1 and 2, you'll get that spring constant is equal to force constant, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट ये तो यहाँ पे कि सिंपल है, हमको पता भी चल जाता है, इसमें कहीं से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो f बराबर माइनस के एक्स का जो भी फॉर्मेट हो उसका k निकालने में हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा एक बात और, पढ़ना भी हमको यही है, बराबर माइनस के एक्स, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में, आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा, ठीक है, आपको दिया होगा पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी की मदद से आपको बोलेगा फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। इसका भी दिया जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी, उसकी मदद से भी हम फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कई बार आपको पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर ही दिया हो, ये जरूरी नहीं है। इसका जैसे इस फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, पहले ही पढ़ चुके हम लोग।
लेकिन हर समय हाफ के एक्स स्क्वायर ही होगा ये जरूरी नहीं है। मतलब और कोई अगर अदर फोर्सेस होगा, अगर f बराबर माइनस के एक्स नहीं हो, कोई और अदर फोर्सेस हो, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ और ही आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया जाएगा और उससे आपको बोलेगा कि फोर्स कांस्टेंट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको लिख लीजिए आप। अच्छा दोस्तों, इसका पोटेंशियल एनर्जी तो पता होगा ना, मतलब स्ट्रेन फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, शायद आपको पता होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, हम लोग वर्क बाय में प्रूव कर चुके हैं इसको। चलिए अब देखते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो कैसे निकाल सकते हैं। एक बात तो तय है कि अगर f बराबर माइनस के एक्स, यानी कि f अगर x का फंक्शन है, f अगर x का फंक्शन है और x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक ठीक है, तो अगर बोला जाए कि अगर ये, क्योंकि अगर बात किया जाए इस तरह के फोर्स का, अगर ऑसिलेटिंग फोर्स, कोई भी ऑसिलेटिंग फोर्स होगा तो वो होगा कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो तय बात है। और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ये भी तय बात है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके रिवाइव के लिए हम आपको बता देते हैं। चलिए, जैसे f बराबर माइनस के एक्स होता है, ठीक, तो आपको याद होगा कि du बराबर माइनस dw, याद होगा आपको, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और ये सब x डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है ना, मूवमेंट अगर आप स्प्रिंग बनाओ, m, और आपने डिस्प्लेस करा इसको इधर, x डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स भी है, वो x के टर्म नहीं है, दैट इज माइनस के x। तो व्हाट इज du? du बराबर माइनस f डॉट dx, f डॉट dx। आई बात समझ में, f डॉट dx। ओके, अच्छा अब बात किया जाए कि आप अगर डिस्प्लेस को इधर कर रहे हो, मान लो कि आपने डिस्प्लेस करा यहां तक, यहां तक ये, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक फोर्स वेरी किया है, क्योंकि x वेरी करेगा, f बराबर माइनस के x होता है, अगर x वेरी करेगा तो फोर्स भी वेरी करेगा। वेरिएबल किस लिए हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि मास यहां पे है, ठीक है, और थोड़ा सा दूरी को ट्रेवल किया है, दैट इज dx। ठीक है, तो जा इधर रहा है, यानी कि dx इधर है और फोर्स किधर लग रहा है, इधर। ठीक है, तो दोनों में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहां कितना हो जाएगा, इसको f डॉट dx को लिख सकते हैं f dx cos 180 डिग्री। ओके, एंड cos 180 डिग्री इज व्हाट, -1। सो इफ इट इज -1 तो माइनस माइनस प्लस, एंड f बराबर व्हाट, kx dx इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन मान लीजिए कि वो यहां से यहां तक गया है, या फिर अगर ऐसा समझो यहां से यहां तक, मान लो कि ये 0 0 और ये x 0, ऐसा वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो यहां पे ये होता है ui और ये होता है uf, और यहां कहां पे कहां से कहां तक, x 0 से लेकर x तक। ठीक, तो आपको क्या आ गया, uf माइनस ui, uf माइनस ui, एंड k तो कॉमन हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एंड इट इज फ्रॉम 0 से x। ठीक है, सो uf यूनिट कितना हो गया, uf माइनस ui इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, और हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है कि कहां पे हमको इनिशियल, यानी कि डेटम लाइन जो जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, स्प्रिंग के केस में हम x 0 को डेटम लाइन मानते हैं, इसको यहां पे 0 मानते हैं, यानी कि uf कितना हो गया, हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमको दोस्तों पाथ की आवश्यकता नहीं पड़ी,
हमको ये नहीं पता करना है कि x कैसे गया, ठीक है, हमको x यहां से यहां तक वो किस पाथ से होके गया है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं था। हमको डायरेक्ट फार्मूला है और बस पॉइंट का वैल्यू रखना था कि कहां से कहां तक, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, ये था इनिशियल पॉइंट, एक था फाइनल पॉइंट। तो पॉइंट से हमको लेना देना था, हमको उसके रास्ते से कोई मतलब नहीं था। आप WBE का जो हम लोग पढ़ा चुके हैं वो नोट्स देखिएगा, उसमें 4 मैंने कराया था। एक था कांस्टेंट फोर्स वाला, एक था fxi, fyj और fzk वाला भी हमने कराया था, और एक था पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्मेट। ये तीनों जो थे वो कंजर्वेटिव थे। और एक और था, जैसे मान लीजिए अगर छोटा सा इसी में हम आपको बताते हैं, समझिए, इसे मान लो कि यहां से यहां तक गया है, ठीक है, और ये है तुमको 0 0 0 और ये है 1 2 3 मान लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक है, और f बराबर y आई है, f बराबर y आई है, इसका हमको वर्ग निकालना पड़ा। तो हम करें f dx, या मतलब अगर dr के फॉर्मेट में अगर लिखना है तो होगा f डॉट dr, ठीक है ना। dr का मतलब क्या होता है हम लोग सब जानते हैं, दैट इज डिफरेंशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो f वेक्टर डॉट dr को हम लिखते हैं क्या, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है। अब f क्या है, ये लिख देते हैं, f क्या है, दैट इज yi। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला ये दोनों काम आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, क्योंकि j वाला 0 है, k वाला 0 है। तो यहां पे अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, y dx, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो आप देखिए आप नहीं कर सकते इंटीग्रेट, बिकॉज़ देयर इज अ y और y के साथ x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, वो नहीं हो सकता। कर दो तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है, अगर मान लो हम दिए होते हैं आपको y x², y x³, जो भी कुछ ना कुछ अगर दिया होता तो शायद आप इंटीग्रेट कर पाते, ठीक है ना। अब y x के साथ कैसे गया है, y x के साथ x² से गया है, y x के साथ x³ पे गया है, कैसे गया है, यानी कि पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन क्या डिमांड कर रहा है कि भैया पाथ कैसा है वो ये बताइए, ठीक है ना। तो जो पाथ पे डिपेंड करता है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि ये फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर वही बात करें कि f बराबर -kx, अगर यहां पे मान लो कि अगर हम ये लेते हैं i कैप, अगर हम ये ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम ये फोर्स ले लेते हैं, उसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करिए। अगर उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कराएगा तो कुछ ऐसा ही आएगा आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कहां से कहां तक गया, क्योंकि यहाँ x है, इसको आराम से इंटीग्रेट, यहाँ पे ये y का इंटीग्रेशन था, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं, हमको यहाँ पाथ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जहां पाथ की आवश्यकता नहीं है वो क्या है, जहां पाथ की आवश्यकता नहीं है उसको क्या है, वो क्या है, जहां पाथ की आवश्यकता नहीं है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जब हम डिफाइन करते हैं और उसको इंटीग्रेट करके उसका वर्ग निकालते हैं, तो ये वाला जो टर्म होता है वही क्या कहलाता है, जो ये वाला टर्म होता है वो क्या कहलाता है, इसी को पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्या होता है, हाफ kx², हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसका, ओके। देन इट इज uf - ui और ui हमको जहां मर्जी हो वहां 0 सेट करते हैं, उसके बाद काम करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन, तो f बराबर -kx एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो भी ऑसिलेटिंग फोर्स है वो भी x का ही फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका भी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हाफ kx² डिफाइन किया गया है तो उससे तो हम आराम से पता कर लेंगे कि स्प्रिंग फोर्स है f बराबर -kx है। लेकिन अगर कोई स्प्रिंग फोर्स ना हो, कोई और टाइप का फोर्स है, ठीक है ना, SHL से हट के कोई फोर्स है, उसका फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहां पे देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और आप समझिए, SHL जब होता है तो मैंने आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये याद है, ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। SHL किसके लिए डिफाइन होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे निकल सकता है,
तो अगर u दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करिए, du/dx करिए और उसको इक्वेट करिए 0। क्यों करेंगे 0? क्योंकि हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। हम आपको पढ़ा चुके हैं ये वर्क पर एनर्जी में। स्टेबल इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो u अगर दिया हो तो du/dx इक्वल टू 0 कर लेंगे और उसके बाद d2u/dx² देखेंगे, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये मिनिमाइज, हम लोग क्या किए हैं, मिनिमाइज किए, ठीक है। तो यहां से जो x का वैल्यू आता है वो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक एग्जांपल देख लीजिए, काफी दिन हो गए, आप भूल गए होंगे ये सारी बातें, वो भी देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं। तो ये आपको याद दिलाने के लिए था बेसिकली, जरूरत लगे तो लिख लीजिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि u बराबर मान लीजिए 5x² - 2x³ ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना। एक कोई भी फोर्स है जिसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है, ये फोर्स हमको नहीं पता क्या है, बट उसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है ये। हम इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे है वो पोजीशन निकालना चाहते हैं। तो वो पोजीशन कहां पे होगा, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। मतलब इस फंक्शन को हमको मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसको क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे। इक्विलिब्रियम हमको देखो, हमको ये बोला गया कि फाइंड स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमको ये सवाल दिया गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां नेट फोर्स क्या हो, 0, दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, इक्विलिब्रियम। फिर स्टेबल है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो वो इक्विलिब्रियम निकालना है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, F जो होता है क्या होना चाहिए, 0, F नेट क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको दोस्तों याद होगा कि du बराबर -f.dx होता है। तो यहां से एक टर्म आया था हमको, आपको याद होगा du बराबर, अगर ये x है या जनरल कोऑर्डिनेट की बात करें तो dr होता है, ठीक है ना। तो यहां पे ये आता है fxi प्लस fy j प्लस fz k डॉट dx i dy j और dz k, ये आता है। तो du की बात करें तो कुछ ऐसा है, माइनस fx dx माइनस fy dy माइनस fz dz, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर देखा जाए तो fx क्या है, fx है पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशियल में पूछिए क्या होता है, पढ़ा चुके हैं आपको। fy होता है, बोलते हैं माइनस डेवर u बाय डेवर y, और fz इज व्हाट, माइनस डेवर u अपॉन डेवर z। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये कंडीशन f बराबर क्या होता है, माइनस डेवर u बाय डेवर x, ठीक है। यहां पे y नहीं है कहीं पे, तो y और z में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ x है। तो मेरा काम सिर्फ x से चल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि f जो होगा वो क्या होगा, माइनस डेवर u बाय डेवर x। तो वो निकाल लेते हैं, माइनस दैट इज, इसको डिफरेंशिएट करिए तो यू विल गेट 10x, और यहां पे अब ये माइनस है तो हमें चलिए ऐसे कर दीजिए, माइनस 3 टू द 6x², ठीक है। ये है उसका फोर्स का इक्वेशन। क्या ये f बराबर माइनस के x है, आंसर है नहीं, ये कुछ और फोर्स है, ये कोई और फोर्स है, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, f बराबर 0, क्या करना पड़ेगा, f बराबर 0। तो इफ यू पुट f बराबर 0 you will get equilibrium position, that is minus 10x minus 6x² is equal to 0. By solving it you will get
ये माइनस में चला जाएगा, 6 स्क्वायर इक्वल टू 10x, 6 स्क्वायर, यानी कि अगर आप और अच्छे से निकालें तो आपको क्या आएगा, x 10 माइनस 6x बराबर 0। तो आपको दो रिलेशन है, x बराबर 0 और x बराबर 10/6, दो इसके मतलब सॉल्यूशन आए आपके, और 10/6 मतलब क्या, 5/3, ये दो सॉल्यूशन है। ठीक, मेरा काम हो गया क्या, आंसर नहीं। अभी आप क्या निकालेंगे, ये इक्विलिब्रियम होगा किस पे, दो हो पे, एक तो x 0 पे और दूसरा x 5/3 पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन स्टेबल होगा कि नहीं होगा हमको अभी कुछ नहीं पता है, उसके लिए हमको थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा और काम करना होगा। तो पहले इसको कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल 1 कर लीजिए। ये बस आपको पिछली बातें हम आपको याद दिला रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप भूल गए होंगे। चलिए, अब स्टेबल है कि नहीं मूव करने के लिए क्या होता है, तो डेवर यू अपॉन डेवर, यानी कि वी शुड व्हाट, मिनिमाइज, वी शुड मिनिमाइज u, यानी कि पोटेंशियल। तो डेवर u को डेवर x 0 हो जा, अगर हमको मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने का तरीका है कि डिफरेंशिएट करके एक बार 0 पुट करें, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, वही आएगा 10x माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से भी दो पोजीशन आएगा, x और 10 माइनस 6x, और वही दोनों सॉल्यूशन आएंगे, एक आएगा x बराबर 0, एक आएगा x बराबर 5/3, यही दो पोजीशन आएगा। बट क्या यहाँ पे मेरा काम हो गया, आंसर नहीं, चेक करना है कि मिनिमम है कि नहीं है, किस पे मिनिमम है और किस पे मैक्सिमम है, जिस पे मिनिमम आएगा वही स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आंसर है हाँ, तो इसको डबल डिफरेंशिएट कीजिए, डेवर यू अपॉन डेवर x स्क्वायर इफ यू पुट, और इसको जब करेंगे तो आएगा 10 माइनस 12x। ठीक है, अब किस पे मैक्सिमम और किस पे मिनिमम चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो डेवर 2u अपॉन डेवर x स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे x बराबर, ये जो आया है x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 10। हाँ, ये यानी कि समझ में आया कि डेवर u अपॉन डेवर x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि मिनिमम। यहां पोटेंशियल जी क्या है, मिनिमम। ठीक है, अच्छा, डेवर 2u अपॉन डेवर x स्क्वायर कहां पुट करें, x 5/3 पे, 5/3 पुट करना पड़ेगा बिल्कुल। तो if you put 5/3, 10 minus 12 into 5/3, तो 3 4 जा 5 का 20 and that is -10। आप करके देख सकते हैं -10 आया, तो क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि यहां पे हमको ये समझना है कि डेवर u अपॉन डेवर x स्क्वायर इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम है। तो हमको कौन सा वाला लेना है, मिनिमम वाला कि मैक्सिमम वाला, मिनिमम वाला, स्टेबल के लिए मिनिमम वाला। तो हम यहाँ क्या समझ में आया, हमको समझ में आया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी से कई सारे इंफॉर्मेशन मिले हमको इस फंक्शन से। पहला इंफॉर्मेशन, इसका फोर्स मिला, इसका फोर्स किस टाइप का है, दैट इज -10x और +6x स्क्वायर। आप यहाँ पे अंदर लिखे चाहिए, ठीक है। पहला बात तो ये, इट इज एट इक्विलिब्रियम, it is at equilibrium at x is equal to 0, ये भी आपको मिल गया, at x is equal to 0। ठीक है, at equilibrium u is equal to 0, आप x is equal to 0 पुट करें, at stable equilibrium, एट स्टेबल इक्विलिब्रियम x कहां पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम x इक्वल टू 0 पे, सो इफ यू पुट x इक्वल टू 0 यू गेट 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे u क्या है, 0 है। जरूरी नहीं है कि 0 हो, ये कतई जरूरी नहीं है कि वो 0 हो, बट यहां पे वो 0 आया है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे यहां पे ये क्या आया है, 0 आया है। कोई बात नहीं, जो आ रहा है। तो इस गिवन इक्वेशन से हमको ये तीनों बात का पता चल गया। ठीक है, ये तरीका है स्टेबल फोर्स निकालने का, पोटेंशियल निकलेगा तो फोर्स निकलेगा, कहां
कहाँ इक्विलिब्रियम आएगा वो निकलेगा, कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, इट इज एट इक्विलिब्रियम एट एक्स, एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम एट x 0, एट स्टेबल इक्विलिब्रियम x 0 u बराबर 0। सीधी बात कर लीजिए इसको। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, पुरानी बातें याद दिलाई यहाँ पे, ठीक है। ये काम आएगा फोर्स कांस्टेंट निकालने में। लिख लीजिए इसको। चलिए अब एक चीज हम छोटा सा और देखते हैं। अगर हम इस फोर्स को, क्योंकि F बराबर माइनस के एक्स SHM के लिए होता है, F बराबर माइनस के एक्स SHM के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई अलग फोर्स की बात करें, कोई और फोर्स F बराबर माइनस के एक्स नहीं है, तो फोर्स कांस्टेंट क्या है? देखिए इसको डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। F बराबर के एक्स को क्या लिख सकते हैं? dF बराबर माइनस के dx, डिफरेंशियल फॉर्म में इसको हमको लिखना है। तो k बराबर क्या आएगा? माइनस dF अपॉन dx, क्योंकि ये x में है इसलिए मैंने ये लिया है। अगर x के साथ y भी रहता, z भी रहता, ठीक है ना, तो हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। बट उतने डिटेल में हम नहीं जाते हैं, यूनिट डायमेंशन में मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, तो परेशान मत हो। उसी तरीके से जैसे u कैसे आया था x y z में, उसी तरह k भी आएगा x y और z डायरेक्शन में, ठीक है। फिर हमको उतने डिटेल में नहीं जाना, मेरा यूनिट डायमेंशन में काम चल जाएगा। तो k बराबर क्या होगा? माइनस df बाई dx। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। ये k क्या है? माइनस df बाई dx, यानी कि f आएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा? डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और अगर हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है, अगर हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है, तो हमको ये कहां पे रखना होगा? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यानी कि k बराबर माइनस df बाई dx एट ये है k का वैल्यू, माइनस df बाई dx कहां पे? तो जहां वो इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के साथ देखते तब आपको समझ में आएगा। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आता है u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं किसका फंक्शन है? ये स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी है। किसका फंक्शन है? स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए du बाई dx, ताकि हमको f आ जाए, ताकि हम क्या आ जाए? f आ जाए। f कितना होगा? 1/2 k इंटू 2x। जो कर रहे हैं वो आपको भी कर रहा है, और माइनस के साथ में f बराबर कितना आ गया? माइनस के x। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? इसी फोर्स को इंटीग्रेट करके ये लेके आए। खैर एनीवे f बराबर माइनस के x आ गया। मेरा काम पूरा हो गया क्या? आंसर नहीं। अब पता करना है कि इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा। अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है। ये 0 तभी होगा जब x 0, क्योंकि k तो 0 हो नहीं सकता, k तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो x 0। यही यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, चेक मत करिए। आपको 2-3 भी वैल्यू आएंगे ना, तो फोर्स कांस्टेंट सेम आने वाला है, हम आपको बता देंगे, परेशान मत हो। आगे करने की आवश्यकता नहीं है। कर लोगे तो और अच्छी बात है, खुद को संतुष्टि मिल जाएगा, बट टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। करने की इसके बाद आवश्यकता नहीं है, ठीक है। x 0। अब हमने पढ़ा कि फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, तो माइनस df बाई dx, ठीक है। एक्चुअली में ये जो है ना, सच पूछो तो ये मैंने यूनिट डायरेक्शन इसलिए एक्चुअली पार्शियली डेरिवेटिव होता है, ठीक है। चलिए माइनस dy बाई dx, k बराबर क्या हो जाएगा?
माइनस माइनस के एक्स, तो ये तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो के बराबर क्या आएगा के। ये के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। सपोज अलग अलग करने के लिए इसको के डैश ले लीजिए, के डैश के डैश के डैश के डैश, के बराबर के डैश आया कि नहीं आया। और तो ये तो हम डायरेक्ट भी देख सकते थे कि बराबर माइनस के एक्स फॉर्म से उसको कंपेयर करते थे तो वही आता था, यानी कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये फोर्स कांस्टेंट है। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट वही फोर्स कांस्टेंट होता है किस में स्प्रिंग फोर्स में, ठीक है। बहुत अच्छी बात। तो सर ये ऐसे चलेंगे तो भी आ जाएगा। ये है आपको सॉलिड तरीका, मतलब ब्रह्मास्त्र, इससे किसी फोर्स का हम फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं, किसी पोटेंशियल एनर्जी का। एक एग्जांपल हम आपको और बताते हैं, चलिए इसको लिख लीजिए, इसको एग्जांपल नंबर 2 कर लीजिए। चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। मान लीजिए देयर इज अ गिवन एक पोटेंशियल एनर्जी है U बराबर 3ax क्यूब, U बराबर 3ax क्यूब माइनस 2bx स्क्वायर माइनस 2bx स्क्वायर, ये सवाल है, ठीक है। 2bx स्क्वायर एंड फाइंड द फोर्स कांस्टेंट, फाइंड फोर्स कांस्टेंट, फाइंड फोर्स कांस्टेंट, यही के फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन में आपको यहां पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दैट इज 8b 6b 4b 2b, 8b 6b c 4b और d 2b, ठीक है। अब इसको निकालना है तो वही वाला सॉल्यूशन बताइए। पहले क्या करेंगे, डेबल u बाई डेबल x करके f निकालेंगे, f निकालेंगे तो f क्या आ जाएगा माइनस 9ax स्क्वायर और माइनस 4bx, ये तो आएगा। सबसे पहले बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे इक्वेट करेंगे 0 से, ठीक है। अगर 0 से इसको इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, वो होगा मेरा कौन सा पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। ऑफ कोर्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन उसी में से आएगा कुछ ना कुछ, बट हम आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, यहां आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लेके चलेंगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 9a माइनस 9ax माइनस 4b बराबर 0। x का दो वैल्यू, x बराबर 0 और x बराबर क्या 4b बाई 9a, ये दो वैल्यू आ गए, ठीक। अब क्या करना है k के लिए माइनस डेल f बाई डेल x, दैट इज, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f क्या है ये माइनस, तो माइनस के साथ ये वाला माइनस चला जाएगा। अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो माइनस से माइनस चला जाएगा, हमको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। तो ये आएगा 9 गुना 18ax और माइनस 4b, पहली बात तो ये आ गया, ठीक। अब देखो, अब हमको क्या करना है, दो वैल्यू दोनों को चेक करो, सेम आंसर आएगा लेकिन प्लस माइनस में आएगा। हम आपको समझाते हैं, अगर माइनस डेल f बाई डेल x करें तो कहां पे रखना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, बेटर टू से स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो x बराबर 0 रखिए यहां पे। इफ यू पुट x बराबर 0, क्योंकि ये वैल्यू आया है तो यू विल गेट माइनस 4b, ठीक है। दूसरा at x is equal to 4b by 9 है, 4b by 9, इसको यहां कर देते हैं। तो इफ यू पुट द वैल्यू हियर, अगर वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, हम पुट कर देते हैं 18a, x का वैल्यू कितना है 4b by 9a माइनस 4b। तो अगर हम इसको देखें तो 9 ऐसे दो बार कट जाएगा और ये आएगा 4 गुना 8 माइनस 4b, यानी कि 4, दिस इज 4b। आप अगर ध्यान से देखिए तो एक प्लस आया है और एक माइनस आया है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। ये क्या है, कैसा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो दोनों में से कौन सा होगा
पॉजिटिव। व्हाट इज द आंसर? ठीक है, अब इसलिए हम अब एक और बात सुन लीजिए। पहले तो दोनों में कोई भी रखिएगा मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, एक प्लस में एक माइनस में आएगा। ये बात आप हमेशा कोई भी सवाल में करके देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब हम ये बार बार करें कि होता तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, बट इसके बाद आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चेक करोगे तो दोबारा काम करोगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्या है, अगर आप del f by del x देखोगे, f क्या है? del u by del x, तो यहां पुट करोगे तो डेबल 2u by डेबल x स्क्वायर है। बेसिकली ये जो है वो डेबल 2u ओवर डेबल x स्क्वायर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो आया है हमारा वो डेबल 2u ओवर डेबल x स्क्वायर है, और उसी से चेक करते हैं कि वो स्टेबल है कि नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो स्टेबल है, अगर नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल है। तो इसलिए कौन सा वैल्यू हम ले रहे हैं, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? तो आंसर है पॉजिटिव वाला, तो जाहिर सी बात है स्टेबल की बात करेंगे, ठीक है। अब बात करें, अगर माइनस प्लस के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हो, यहां माइनस यहां माइनस, तो आप u को क्या करिए, मिनिमाइज करिए, यानी कि डेबल u बाई डेबल x डायरेक्ट निकालिए, इक्वेट कीजिए जीरो से। ये हम आपको बता रहे हैं, तरीका तो यही है, बट हम आपको बता रहे हैं जुगाड़। u है, u को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो पुट कीजिए, x का वैल्यू निकालिए और उसको डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालिए उसमें। जहां पे पॉजिटिव आ जाए वही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वही उसका फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, करिए इसको। अच्छा, x इज इक्वल टू 4b बाई 9a पे क्या आ रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम रख के देखो तो u 0 होता है क्या यहाँ पे? जब रख के देखें ba इंटू 4b, यानी कि 4 चौका 16 चौका 64 b क्यूब अपॉन 9, 9 9 81 इंटू 9, 9 का 9 72। I think this one, yes, a cube, ठीक। माइनस 2b इंटू एक्स स्क्वायर, 4 चौका 16 b स्क्वायर अपॉन 9 9 81 a स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब यहां से काट दोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। इसको करके देखो तो क्या आएगा आपको, ये हो गया बी क्यूब, तो बी क्यूब बाई ए स्क्वायर में पहले इधर चलाया, 6 4 की 12 की 2 हाथ लगाइए, 6 18 19, 192 बटा 729 माइनस 16 दूना 32 बटा 81, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ हमको नहीं लगता कि ये जीरो होगा कट पीट के, नहीं नहीं आएगा। आप 9 से इसको काटोगे तो 9 8 72, 9 का 9, 9 से 9 2 18 और नहीं कटेंगे, यानी कि ये जीरो नहीं आने वाला है, ये जीरो नहीं आने वाला है, ठीक है ना। मेरा समझाने का एक मतलब है, हम किस लिए बता रहे हैं आपको, ये इसलिए बता रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हर समय जीरो होगा ये जरूरी नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हर समय जीरो होगा ये जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा, फिर पूछेंगे आपसे बाद में। चलिए इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं इससे। ये सारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, अच्छे अच्छे बुकों में आपको मिलेगा। आप नोट में ये लाइन लिख लीजिए, नोट में एक लाइन लिख लीजिए कि एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट potential energy need not to be zero, potential energy need not to be zero, वो जीरो हो जरूरी नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, u इज इक्वल टू a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर अपॉन x, a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर अपॉन x। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन।
यस, a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर अपॉन x, यस ओके। अब आपको इसमें फोर्स कांस्टेंट निकालना है, फाइंड फोर्स कांस्टेंट। Find force constant and option given to you is 2a cube by b, 2a cube by b, so b 2b cube by a square, c 2a cube by b square, and option D is 2b square upon a। ठीक है, ये आपको सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर इस सवाल में अगर किसी को बेसिक नहीं पता है, वो ये सवाल नहीं बना सकता। जो हमने तरीका बताया आपको वो नहीं पता है तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। करना कोशिश में डिफरेंशिएट कीजिए डेल्यू बाय डेल एक्स। हम सीधा चल रहे हैं, माइनस प्लस का झंझट नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। अब आराम से सीधा सीधा बनाते हैं, क्योंकि जो बातें समझनी थी वो हम समझ चुके हैं। करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर और इसको डिफरेंशिएट करेगा तो माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आएगा। आप करके देख लीजिए डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, तो यू विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो x वुड भी क्या आएगा, प्लस माइनस b अपॉन a। दो वैल्यू आए, एक प्लस b बाई a, एक माइनस b बाई a, ठीक। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ये इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन x क्यूब, ठीक है। कहां पे रखना है आपको, अब अगर आंसर निकालना है तो माइनस है प्लस है क्या फर्क पड़ता है, बात तो सही है। देखो यहां देखो x इज इक्वल टू क्या रखें पहले, प्लस b बाई a, ठीक है। तो यहां पे 2b स्क्वायर अपॉन b क्यूब बाई a क्यूब, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे a क्यूब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2a क्यूब अपॉन b, पहली बात। फिर डबल a क्यूब अपॉन डबल x स्क्वायर। मुझे अब ये फालतू करना है, हमको वही से आंसर मिल गया पॉजिटिव वाला, माइनस करेंगे तो माइनस के साथ आंसर आएगा, माइनस b बाई दैट इज 2b स्क्वायर और एक माइनस आएगा तो क्यूब है, माइनस y भी आएगा b क्यूब बाई a क्यूब एंड यू विल गेट माइनस 2a क्यूब बाई b। हमको इससे कोई लेना देना नहीं, इससे, ठीक है। अब बहुत बचे एक बार आप माइनस d डबल बाई ds से करके देखो, यही आएगा आंसर, आप परेशान हो बिल्कुल मत, ठीक है। ये आपको इस टाइप का सवाल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो अब तो चाहे यू कैसा भी दिया रहे अब आप निकाल सकते हैं। नाउ यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू फाइंड फोर्स कांस्टेंट फॉर एनी गिवन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। लेकिन ये अगर आपसे पूछे क्या ये एसएचएम है क्या, आंसर नहीं, ये एसएचएम नहीं है। देखिए यहां फोर्स कैसा है, F बराबर होता है ना माइनस डबल यू बाई डबल एक्स, ठीक है। तो डबल यू बाई डबल एक्स तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो माइनस कर मल्टीप्लाई कर दे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई x स्क्वायर है। देखिए ये f ऐसा आ रहा है, जबकि f कैसा होता है उसका f बराबर माइनस x, लेकिन ये क्या एसएचएम है क्या, आंसर नहीं, ये एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं है, देख लो, ठीक है ना। तो कोई एसएचएम अगर होता तो उसका हाफ के एक्स स्क्वायर ही होता, क्योंकि माइनस के एक्स का अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। तो बट पोटेंशियल एनर्जी कोई भी दिया हो, भले ही एसएचएम हो ना हो, उसका फोर्स कांस्टेंट पूछ ले तो हम निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एसएचएम फोर्स का नहीं होता है, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस के होते हैं, तो जिसका भी पूछ ले उसका हम निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब ना दोस्तों को हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। एनर्जी से भी बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे इसमें। तो एनर्जी पहले देखते हैं क्या है। इसमें टोटल एनर्जी जो होगा, एनर्जी के बारे में जो भी चर्चा करेंगे हम एनर्जी के बारे में करेंगे, ठीक है। मान लीजिए सबसे आसान सा कंडीशन लेते हैं और उसे प्रूव करते हैं सब कुछ। मान लीजिए आपका स्प्रिंग है और अगेन हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, अनडैम्प्ड फ्री एसेशन, ठीक है ना। यहाँ पे म्यू बराबर क्या होगा 0, अनडैम्प्ड है ये, ठीक है। ये है आपका x बराबर 0 और इसको हम क्या किए हैं, एक्सपेंड किए हैं। बड़ा इसलिए लिए है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और मान लीजिए ये है आपका m, ये है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहां हमने इसको जैसे मैंने बुलेट मार दी, बुलेट मार इसको वेलोसिटी मिला ना, इसको वेलोसिटी मिला यहां से, तो उसके बदौलत ये यहां तक गया, यहां जाके रुकेगा, रुकने के बाद फिर आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर ये एसएचएम करेगा ऐसे ऐसे। ये तो बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो दोस्तों कहने का हमारा मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम 3 पोजीशन की बात करेंगे, 3 पोजीशन। तो दोस्तों आपको जो बात हमको समझाना है, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। मान लीजिए 3 पोजीशन ये है 1 2 3 और ये जनरल पोजीशन है x, ठीक है। अगर हम 1 पे बात करें, यहाँ x 0 है, यहाँ x इक्वल टू x है, यहाँ x इक्वल टू a है। अगर हम जनरल बात करें तो इसके पास एनर्जी कितने होंगे, तो आंसर है 2, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या दोनों। और कोई एनर्जी इसके पास कहां से आएगा, कौन देगा इसको एनर्जी, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इस पे। अगर इसको इधर हम धक्का दिए हैं तो एक ही फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग वाला, F बराबर -kx। अब कोई बोलेगा कि सर mg भी तो नीचे लग रहा है, अरे mg लग रहा है तो ऊपर m भी लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, वो वर्क डन नहीं देगा, ठीक। उसके वर्क डन से कोई लेना देना नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज -kx। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसकी वजह से आएगा पोटेंशियल एनर्जी, और जो वेलोसिटी आ रहा है उसकी वजह से आएगा काइनेटिक एनर्जी। और तो कोई एनर्जी मुझे दिख नहीं रहा है। इसके पास 2 ही एनर्जी होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है 0। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए, पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज हाउ मच, हाफ के a स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या होता है स्प्रिंग फोर्स का, हाफ के x स्क्वायर, x की जगह आ जाएंगे a, और अगर ये 3 है, ये 3 पोजीशन, और अगर हम काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे देखेंगे तो क्या होगा 0, ठीक है। अगर हम इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो क्या होगा 0, बिकॉज़ x इक्वल टू 0, हाफ के x स्क्वायर, x की जगह 0 पुट करिए तो ये 0 आएगा। और काइनेटिक एनर्जी यहां पे देखेंगे दैट इज हाफ mv स्क्वायर, सही बात है। और अगर हम इस पोजीशन में देखेंगे तो यहां पे दोनों होगा, p2 बराबर हाफ kx स्क्वायर, और यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, बट जो भी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। मान लीजिए वो v डैश है, तो वो हाफ m v डैश का स्क्वायर, पहली बात तो ये, ठीक। चलिए अब निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट 1 क्या आएगा, 1 पे टोटल एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर, पहली बात तो ये, ठीक है भाई साहब। और टोटल एनर्जी एट 2 दैट इज हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ mv डैश स्क्वायर, ठीक। चलिए दूसरी बात, यहां पे टोटल एनर्जी है 0.3, हाफ के x, ये ठीक है ना। अब मुझे ये शो करना है कि तीनों बराबर है। ऑफ कोर्स की बात है, आप लोग पहले पढ़े होंगे कि ग्राउंड से अगर यहां पे रखेंगे m, अगर ये हाइट x पे है, या तो पहले किए थे हम लोग, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी का mgh था, फिर यहाँ गिरा, यहाँ पे mg जो भी मान लो अगर ये x है तो mgx प्लस जो वेलोसिटी होगा, मान लो वेलोसिटी v डैश है, तो हाफ mv डैश पर, और फिर यहाँ पे जब एकदम पास में आ जाएगा, जब एकदम पास में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हाफ m, और यहाँ मान लो वेलोसिटी v है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। ये तीनों बराबर होते थे, हम पहले ही बता चुके हैं आपको।
क्यों खराब होते हैं? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। याद है हम लोग किए थे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। ऐसा किस सिचुएशन में होता था? याद कीजिए पहले वाले उससे कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो ओनली, ठीक है। दूसरा नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, और तीसरा नो एक्सटर्नल मूवमेंट, नो एक्सटर्नल फोर्स चाहे बहुत। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। ये हम बात कर चुके थे। याद कीजिए मुझे किए थे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय कौन से फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम में। एक्सटर्नल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक्सटर्नल नहीं है तो जीरो, फ्रिक्शन नहीं है तो जीरो, एंड WC बराबर के डेल्टा के, और WC को हम माइनस डेल्टा U लिखते हैं। तो डेल्टा के अब इस दोनों को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा K प्लस U बराबर जीरो। इसका मतलब K प्लस U बराबर कांस्टेंट। ये मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट का हम लोग पहले भी सवाल कर चुके हैं। तो कहानी यहाँ भी तो वैसा ही है, ना ही फ्रिक्शन है ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है। अच्छा, कई बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी देते हैं ना उसको एक्सटर्नल फोर्स समझ लेते हैं। नहीं बच्चे, वहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहाँ हमने किसको इंपल्स दिया है, वेलोसिटी दिया, उसको हट गए वहां से, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप से पूछिए, अपने आप से सवाल करिए कि यहाँ के बाद हम हट गए हैं, अब बताओ कौन फोर्स लगा रहा है। तो मन में आएगा कि पहले लगाए थे सर, पहले लगाए थे छोड़ दीजिए, पहले जो लगाए थे तो हटा लीजिए। अगर फोर्स होगा तो कोई ना कोई लगा रहा होगा। अगर यहाँ देख रहे हैं कुछ भी नहीं, वो अपने आप कर रहा है, यानी कि बिना किसी फोर्स के काम कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उसमें। एक्सटर्नल फोर्स जो लगा था वो हट चुका है, खत्म। वो इंपल्स प्रोवाइड करने के लिए था, वो इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए था, ठीक है। तो कंफ्यूजन में डाल है। खैर, यहाँ फ्रिक्शन यहाँ जीरो है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स है भी नहीं तो वो जीरो। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी कंजर्व होगा, आंसर बिल्कुल। ये तीनों भी बराबर होंगे। मैकेनिकल एनर्जी इज conserved in above case as work done by non-conservative force is zero and work done by external force is zero, and so mechanical यानी हम डायरेक्ट लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट और U प्लस K इज इक्वल टू कांस्टेंट। U मतलब P और K, वहां से मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब को भी प्रूव करके बताइए, प्रूव भी कर सकते हैं। लिख लीजिए सारी बातें, ठीक है। चलिए, इसके लिए एक चीज आपको जानना पड़ेगा दोस्तों। आप F बराबर माइनस के एक्स लिखते थे और आपको याद होगा हम लोग एक कांस्टेंट माने थे ओमेगा स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू K अपॉन M, ठीक है। तो K को हम क्या लिख सकते हैं? K को हम M ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसी F को हम माइनस M ओमेगा स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहले वाले टर्म में यहाँ पे जो v है वो क्या है? अच्छा, आपसे पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा? आंसर यहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे, जहाँ पूरा का जैसे यहाँ से यहाँ टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, और यही फिर क्या किससे बदल गया है? पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ k स्क्वायर में, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा? v max कितना होता है बताइए, याद है? v इज इक्वल टू आया था आपको ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x जीरो पे मैक्सिमम वेलोसिटी है तो x जीरो पुट करेगा तो इट विल बी a ओमेगा। हालांकि प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस मतलब इधर वाला भी और इधर, चाहे वो इधर से इधर आए या इसको जब भी क्रॉस करे, चाहे इधर से इधर चाहे इधर से इधर, मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर हम स्पीड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ a ओमेगा, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। चलिए हम t वन पुट करते हैं, हाफ m और v स्क्वायर को, क्योंकि ये जो v है वो यहाँ पे मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो v स्क्वायर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वहां पे
एम के बराबर क्या है ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा को फर्स्ट कर लीजिए तो हम डिफरेंस दे सके हाफ के ए स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। देखिए इससे आपको क्या सीख मिल गया कि t1 बराबर t3 है। ठीक, पहली बात तो ये। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, उस वी डैश को क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला में x की जगह x डाल देंगे, दैट वुड बी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहां देखेंगे कि हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं के a स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये से ये कट गया, बचा क्या हाफ के ए स्क्वायर। यहां से समझ में आया कि TE1 TE3 बराबर TE2, यानी कि TE1 बराबर TE2 बराबर TE3। लिख लीजिए। तो एक बात यहां से हम लोगों को समझ में आया, क्या समझ में ये आया चाहे वो पोजीशन 1 हो चाहे वो पोजीशन 2 हो, चाहे वो पोजीशन 3 हो, ठीक है, यानी कि हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या कांस्टेंट होगा। आंसर बिल्कुल, यहां पे इसके कंक्लूजन से हम एक लाइन लिखेंगे कि टोटल एनर्जी ब्रैकेट लिखने में लिख दिए दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी is constant at each point in SHM for free and undamped case। क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और अनडैम्प्ड होना चाहिए। फ्री मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अनडैम्प्ड मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं। ये यानी कि किसी भी पॉइंट पर उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि किसी पॉइंट की बात करें या ये भी हम बोलेंगे किसी भी टाइम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, तो ये भी तो कहना गलत तो नहीं होगा। तो आंसर हाँ, ये भी तो बहुत बड़ा थोड़ी ना है। यानी कि सर आपके कहने का मतलब ये है कि चेंज इन टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होता है। आंसर हाँ, यही हम कहना चाहते हैं। टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज क्या होगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, हम आगे यूज करेंगे। कई बार टोटल एनर्जी को एनर्जी की ई के रूप में ही दिखाते हैं, ई अपॉन डेबल टी बराबर 0। तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों सेम बात है। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। लिख लीजिए ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गया।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है एक बार ना पूछा गया था जेईई मेन में ग्राफ, ठीक है ना, अभी हर चीज चल रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ बेसिकली एनर्जी का ग्राफ पूछा गया, जैसे मान लो अगर ये मास m है, ठीक है, और इसका ग्राफ मान लीजिए दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 0 और इसको हम यहां तक डिस्प्लेस करें, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होगा? सबसे पहली बात आप देख लीजिए, और एनर्जी का ग्राफ चाहिए बेसिकली हमको, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली व्हाट हाफ mv स्क्वायर, और देखा जाए तो इसको हम v स्क्वायर को लिख दे k स्क्वायर के फॉर्म में। मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी v, चलो v डैश ले लो, यहाँ पे रखते हैं v, इसका कोई काम नहीं होगा, हाफ m, और इसको क्या रखेंगे v डैश स्क्वायर को ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर को, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये दोनों का कुछ काम पड़ेगा, और टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? दैट इज हाफ k a स्क्वायर। इसको k भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो वो कट जाएगा और ये बचेगा, देख चुके हैं पहले। चलिए इसका ग्राफ पूछा गया था एक बार। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपको याद हो तो uf माइनस uy बराबर आया था हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो uf बराबर क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस uy। सच बात तो ये है कि ये आता है, हम लोग मान लेते हैं कि uy 0 है और 95% में यही मानेंगे कि uy 0 होता है, बट ये 0 हो ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको ये बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो जब 0 लेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, जब 0 नहीं होगा तो ग्राफ क्या आएगा, दोनों देखेंगे, ठीक है ना। हालांकि एग्जाम में 0 वाला ही आया था, पर देखेंगे फर्स्ट कि uy बराबर 0, ठीक है ना। अगर uy 0 है तब तो मेरा काम इससे बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या है? पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ k स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी हाफ k a स्क्वायर माइनस हाफ k x स्क्वायर। अब जो मुझे ग्राफ चाहिए बेसिकली बच्चों, वो चाहिए x चलिए यहां देख लीजिए, जो ग्राफ यही पे देखिए, हम मतलब यहां नहीं कर रहे हैं, हम यहां कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये है आपका x और ये है आपका एनर्जी, ठीक है। अब कहने का मतलब ये, अगर ये x और माइनस x को ऑब्वियस सी बात है। अब कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू 0 पे क्या है? 0। x इक्वल टू 0 पे क्या है? 0। और x इक्वल टू a पे क्या है? मैक्सिमम। तो अगर हम प्लस x रखें तो कहानी कुछ ऐसा आएगा, पैराबोलिक बन रहा है x स्क्वायर, और अगर माइनस x भी रखें तो भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में ही आएगा, और वैसे ही चलेगा आंसर। हाँ ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पे ui क्या है? 0। ये कौन सा ग्राफ है? ये ग्राफ है आपका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ठीक। तो और अच्छा बना सकते हैं,
ताकि बीच में हो आ सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पे एनर्जी क्या है 0। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। ये भी चल रहा है पैराबोलिक, देखिए ये पैराबोलिक है, लेकिन x = 0 पे क्या है, ये मैक्सिमम है, और x = a पे क्या है 0। तो ये गए x = 0 से, अच्छा ये a है, ये a है, ये x = a। ठीक, तो यहां पे क्या है मैक्सिमम, यहां पे क्या है मैक्सिमम, और ये भी बड़ा है पैराबोलिक। ये x की वैल्यू क्या है माइनस है। ठीक है, ये ग्राफ है आपका, और ये क्या है, ये टोटल एनर्जी। देखिए ठीक है, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, और ये किसका ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी। येलो चौक से ही पोटेंशियल एनर्जी और लाल चौक से काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आपको इतना ही मिलेगा, टोटल एनर्जी कहीं भी चले जाइए, चाहे यहां चले जाइए चाहे यहां चले जाइए, ठीक है, तो कहीं भी आपको क्या मिलने वाला है टोटल एनर्जी उतना ही मिलेगा। ठीक है ना, जैसे कि यहां की बात करें, यहां पे ठीक है, यहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी कितना है इतना, ठीक है, ये यहां पे इतना, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है इतना, और काइनेटिक एनर्जी कितना है इतना, दोनों को जोड़िए वो इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ रहा ये पहले केस का ग्राफ है, और यही पूछा गया था एग्जाम में, जेईई मेन में। कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आई थिंक ये आप लिख लिए होंगे, हम इसको रब करते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं जहां पे ui 0 नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। सेकंड, वेयर ui इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पोटेंशियल जी क्या होगा, हाफ kx² और प्लस ui। ये ui एक कांस्टेंट है, 0 नहीं है, ये कांस्टेंट है, 0 नहीं है। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, दैट इज हाफ k² और माइनस हाफ kx²। याद करिए पिछले वाला वही है, ठीक है ना, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें दिक्कत आएगा, इसमें ui एक आ गया। ठीक है ना, तो बस इसमें करना कुछ नहीं है। तो सेकंड ग्राफ आपका ऐसा है कुछ, ये है x और ये है एनर्जी। तो यहां पे ये पहले से x = 0 पे भी, अगर x = 0 की बात करें तो वहां पे भी ui है, यानी कि ये यहां पे कहीं ना कहीं ये भी ui है, और लेकिन बड़ा ये पैराबोलिकली है, ये क्वाड्रेटिकली गया है, ये मतलब ऐसा। यहां पे ये ui है इसका पहले से, उसके बाद ये यहां से ऐसे ही बढ़ेगा। ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये वो कहां तक x = a तक, और ये कहां तक x = ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी x = a पे कितना होगा 0, और x = 0 पे क्या होगा मैक्सिमम, मतलब वो ऐसा है।
ये काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको एनालाइज कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है। और फिर ये जो होगा, ठीक है, तो यहां पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो टोटल एनर्जी एक तो पोटेंशियल एनर्जी ये वाला फंक्शन तो होगा ही, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर देखा जाए तो हाफ kx स्क्वायर प्लस uy प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये इसका टोटल एनर्जी होगा। ये दोनों ग्राफ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ एनर्जी का ग्राफ। और ये टोटल एनर्जी पूरे समय में कांस्टेंट है। देखो ये कांस्टेंट है ना, उसी तरह यहां पे देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। चलिए लिख लीजिए इसको। तो पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए एक छोटा सा चीज और है जो हमको बता देते हैं, ये भी बेसिक है, जो कई बार आपको सवालों में मिल जाएगा। आप कोई भी सवाल बनाओगे, कोई भी जैसे एनालिसिस वगैरह बनाओगे और कोई भी अच्छी कॉम्पिटिटिव बुक उठाओगे तो इस टाइप के आपको सवाल मिलेगा, क्योंकि है वो आसान, पहचानना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ अनडैम्प्ड फ्री एक्सेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, ठीक है ना। मैथ्स वालों के लिए ये टर्म नया नहीं होगा, ये सुन चुके होंगे ये, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्वेशन, डायनामिक इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड फ्री एक्सेशन। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा केस लेते हैं। हम सारी बेसिक चीजें सिंपल सवाल लेके आपको कर लेते हैं। जब एक बार बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा तो इसके सवाल भी बड़े आसानी से बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये है मास m और ये है k, ठीक है। अगर ये है x = 0 पे और ये यहाँ पे x = x पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाए तो यहाँ मास है। अच्छा, इधर कितना फोर्स लग रहा है? 0। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मेरा ये है, ये आप हमेशा याद रखें मेरी बात, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखें कि जिस तरफ हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन उसी तरफ हम 0 लें, ताकि आंसर माइनस के साथ आएगा। अगर आप ये नहीं लेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। अगर प्लस में भी आएगा तो समझ में आता है कि वो वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ भागेगा, ठीक है। बट सही तरीका ये है जो एकदम एग्जैक्ट आएगा, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट करिए उसी तरफ आप पहला फोर्स दीजिए, ठीक है ना। इट इज 0 और इधर एक फोर्स लग रहा है kx, तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन में होगा a, यानी कि इसका a डायरेक्शन ये है, हमको माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो सपोज आया, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो समझे बात को, जिस डायरेक्शन में x होगा ना उसी डायरेक्शन में आप a माने, जिस डायरेक्शन में x है उसी डायरेक्शन में आप a माने, ठीक है ना। तभी आपको माइनस के साथ आंसर आएगा। अगर आप a इधर मान लीजिएगा तो a माइनस के साथ नहीं आएगा। हालांकि मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बट ये समझने वाली बात है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अगर a इधर है तो इधर 0, यानी कि 0 माइनस kx, 0 माइनस kx बराबर m इंटू a, ये होगा ना नेट फोर्स, ठीक। तो यहां से देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको ये भी लिख सकते हैं m इंटू a प्लस kx बराबर 0, है ना। और इसको ये भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, d2x अपॉन d2 स्क्वायर प्लस kx बराबर 0 लिख सकते हैं। इसको हम x डबल डॉट भी लिख सकते हैं, आपको पढ़ाए थे हम, इसको लिख सकते हैं mx डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब होता है कि डबल डिफरेंशिएटेड विद टाइम, ओके, प्लस kx बराबर 0। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कोई खास बात नहीं है।
अच्छा इसको ये भी तो लिख सकते हैं x डबल डॉट प्लस k बाई m, दोनों साइड m से डिवाइड कर दो और ये 0, या इसको ये भी लिख सकते हैं x डबल डॉट ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। यही है आपका दोस्तों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अनडैम्प्ड फ्री एसएचएम। ये ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये, ठीक है ना। पार्शियल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ऐसा होता है, क्योंकि ये भी पार्शियल डेरिवेटिव होता है। पार्शियल और कंप्लीट डिफरेंशियल में अभी आपको नहीं पढ़ना है उतना, मैंने सीधा मतलब वर्ग का आपको समझाया हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन ठीक है, ये है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और डायनामिक्स इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड फ्री एसएचएम, ठीक है। तो इस तरीके के फॉर्मेट पे आपको कई सारे सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक बार सवाल क्या पूछा गया एग्जाम्पल कि कोई एसएचएम हो रहा है जिसका डायनामिक इक्वेशन ये दिया हुआ है 5d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 10x बराबर 0, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया कि इसका ओमेगा कितना, टाइम पीरियड कितना होगा। हम आपसे ये पूछ दिए ऐसे क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड क्या होगा ऐसे एसएचएम का। अब इक्वेशन देख के आप ये तो समझ गए होंगे कि ये अनडैम्प्ड फ्री एसएचएम है, ठीक। इक्वेशन देख के समझ में आ जाता है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा भाई चलिए ठीक बात है, अच्छी बात। तो इसमें करना क्या है, तो आपको इसको ना इस फॉर्मेट में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे देखिए, इसको लिख शॉर्ट फॉर्म तरीका है, इसको डबल डॉट और इसको डिवाइड कीजिए इससे प्लस 10/5 x बराबर 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर कीजिए इससे, ठीक है। नाउ ऑन कंपेयरिंग PDE, that is partial differential equation of undamped free SHM, शॉर्टकट में मैंने लिखा है undamped free SHM, we have, अब बताओ इन दोनों में कंपेयर करो, x ये यही है ना, तो यही है ना आपको 10/5, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बराबर 10/5 जो कि 2 है। तो ओमेगा कितना हो गया √2, कितना हो गया अब प्लस माइनस √2 माइनस नहीं हो सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर ओमेगा है तो ओमेगा क्या है 2π/t, पढ़ा चुके हैं आपको, तो t क्या है 2π × 1/√2, है ना। अब सोचो अगर ये माइनस में होता तो ये माइनस में होता तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। दिस इज आंसर, ठीक है। ये इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, जो वहां बोला गया है, और किसी को ये नहीं पता है अगर, तो वो नहीं बना पाएगा फिर इसको, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इसी तरह का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सभी टाइप के सिस्टम का होता है, चाहे वो अनडैम्प्ड हो, चाहे वो डैम्प्ड हो, चाहे वो फ्री हो, चाहे वो फोर्स्ड हो, सभी का इस तरह का इक्वेशन निकालता है। हम जब भी पढ़ाएंगे तो हम ये डिफाइन करके आपको बताएंगे कि क्या होता है, उस केस का क्या होगा, उस केस का क्या होगा, ठीक है। लिख लीजिए, चलिए ये हो गया कहानी खत्म। अब कुछ बातें जो है हम आपको पुरानी बातें याद दिला दें। चलिए एक चीज आप और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि ओमेगा बराबर आपने पढ़ा कि √k/m होता है, अभी आपने पढ़ा ना, ओमेगा √k/m होता है, ठीक। चलिए अच्छी बात है। If a system has one spring and one mass, एक स्प्रिंग है और एक मास है किसी सिस्टम के पास,
तो ओमेगा बराबर रूट अंडर के बाई एम होगा और आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बट if a system has more than one spring or mass, then for that system omega would be equal to K इफेक्टिव अपॉन M इफेक्टिव। ये धीरे धीरे समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग किसी भी सिस्टम का K इफेक्टिव और M इफेक्टिव निकालते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपको एक बात याद होगा कि देखिए मैं आपको छोटी सी लिख लीजिए, बताते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 1 इससे रिलेटेड, अगर मान लो अगर स्प्रिंग ऐसा है M और K, ओमेगा बराबर क्या होगा रूट अंडर K बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। दूसरा ये K1 है और ये K2। अब यहाँ दो स्प्रिंग है और वो सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे हमको K इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज K इफेक्टिव। और K इफेक्टिव सीरीज में कैसे जुड़ता है आपको आता है, सीरीज में पैरेलल की तरह जुड़ता है, यानी कि ये होगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अरे 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 बराबर 1 अपॉन K इफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, ओमेगा रूट अंडर K1 K2 अपॉन M इंटू K1 प्लस K2। ठीक है, अगर इसी तरीके से कुछ ऐसा होता K1 K2, अब यहाँ पे अगर निकालना होता तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग। पैरेलल में कैसे जुड़ता है, सीरीज की तरह। ठीक है ना, तो पहले इसको एक में कन्वर्ट कर लेंगे, K इफेक्टिव। ठीक है, तो हो जाएगा K इफेक्टिव कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 अपॉन ये इसका ओमेगा है। अब ओमेगा निकल गया, देखो बेसिकली हम लोग ओमेगा निकालते हैं, टाइम पीरियड तो फिर निकल ही जाएगा, ओमेगा बराबर 2π/T। ठीक है ना, ओमेगा निकालिए मतलब टाइम पीरियड निकालिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग K इफेक्टिव और M इफेक्टिव निकालते हैं। जैसे हमारा और भी रहता, अब जैसे ये तो K इफेक्टिव की बात है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा रहता, ये दो मास है M1 और ये M2। ठीक है, ये बंधा हुआ है, दो मास को पैक कर दिया, सटा दिया गया, मतलब ज्वाइन। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया गया। अब इसमें ये K है, तो सिंपल ओमेगा बराबर क्या, रूट अंडर K अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5, आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, सभी फ्रिक्शन 0 है, नहीं भी है तो समझ लीजिएगा M2। याद है ऐसा सवाल कुछ हम लोग लिए थे पहले। इसमें क्या होता है, कंसेप्ट टू रिड्यूस मास से एक में बना लेंगे सबसे पहले, और उसका जो मास वो होगा म्यू और ये होगा K। तो म्यू बराबर क्या होता है, याद है, M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, कांसेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। ठीक है, तो दिस इज व्हाट M इफेक्टिव। अब इसको ओमेगा निकालना है तो क्या दिक्कत है, स्प्रिंग तो एक ही, तो उसका तो K ही होगा, और अपॉन M1
M2 और M1 प्लस ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे बाद में, कोई खास बात नहीं है। पहले तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। चलिए पॉज करके लिख लीजिए वीडियो जल्दी जल्दी। चलिए इसके बाद मान लीजिए ऐसा, अभी हम पहले बता चुके हैं कि अगर ऐसा रहे तो ये किसमें कनेक्टेड होता है, पैरेलल में, इसमें कनेक्टेड होता है। पर ये फोर्स पे बात कर चुके हैं स्प्रिंग फोर्सेस जब पढ़ा रहे थे। इस समय के इफेक्टिव क्या हो गया, अगर ये ऐसे कनेक्टेड है तो दोनों मतलब होता है पैरेलल में कनेक्टेड होना, क्योंकि अगर ये x चलेगा, अगर ये x डिस्प्लेस करेगा तो इसको भी x डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है पैरेलल कनेक्शन में। तो k इफेक्टिव बराबर क्या हो गया, k1 प्लस k2। बहुत सारी बातें कर चुके हैं इसके बारे में पहले। ओमेगा बराबर क्या हो गया, रूट अंडर k1 प्लस k2 और m। सिंपल कई सारी बातें, ठीक है ना। तो ये समझ की बात है, ठीक है ना, कि k इफेक्टिव अपॉन m इफेक्टिव ये रियल फार्मूला है, ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं। Again they are joined K1 K2। अब इसमें दोनों निकालना पड़ेगा, तो K इफेक्टिव है M इफेक्टिव है, तो बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो डायरेक्ट बनाते हैं। तो K इफेक्टिव कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 और M इफेक्टिव M1 प्लस M2। ये बात ठीक है। इसको रब करते हैं। अब एक छोटा सा बात और कर ले, क्योंकि सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही, स्प्रिंग मास सिस्टम ही यूज करेंगे, ठीक है ना। स्प्रिंग मास सिस्टम ही हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट कुछ बातें देख लीजिए, आपको पढ़ना क्या है, आपके डो में, आपके सिलेबस में क्या क्या चीज है। तो वन स्प्रिंग एंड वन मास, ये पढ़ना है, ठीक, ये पढ़ना है, ठीक है। मेनी स्प्रिंग एंड वन मास, ये भी पढ़ना है, ठीक। मेनी मास joined directly with them। वो तो बेसिकली एक ही मास हो जाता है। ये दोनों मास को ज्वाइन करते एक ही मास, दो जोड़ दीजिए, तीन जोड़ दीजिए, चार जोड़ दीजिए, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेनी मास ज्वाइन डायरेक्टली विद देम एंड वन स्प्रिंग, ये पढ़ना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये M1 M2 M3 ये सब पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। ये पढ़ना है। फिर दूसरा when not joined directly then two mass
एंड वन स्प्रिंग, ये भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये M1, इस तरह का सिस्टम पढ़ना है हमको, ठीक है। लेकिन हमको बस इतना ही सिस्टम पढ़ना है, ये 4, बाकी और कोई सिस्टम नहीं पढ़ना है। जैसे will not join, will masses not join directly, जब ज्वाइन डायरेक्टली नहीं है तब की बात कर रहे हैं। देन more than 2 masses and more than 1 spring नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम्पल दे कि ऐसा सिस्टम दे दे M1 M2, ये नहीं पढ़ना है, ये हम लोग कतई नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2 मास है और 2 स्प्रिंग, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाता है, और ऐसे जितने भी कनेक्टेड होंगे नीचे वो हमको पढ़ना ही नहीं है, इसलिए ध्यान भी ना दें, ठीक है ना। तो मोटा मोटी बात समझ लें, अब मेनी स्प्रिंग है, कई सारे स्प्रिंग है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो मोटा मोटी बात समझे, स्प्रिंग एक से ज्यादा हो, मास केवल एक है, पढ़ना है, ठीक। जो बात समझ में, एक स्प्रिंग एक मास पढ़ना है, बहुत सारे स्प्रिंग एक मास पढ़ना है, 2 मास यानी कि मासेस अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है इस तरीके से, जैसे एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो वो 3-4 मास भी रहे और एक स्प्रिंग रहे, पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मास एक स्प्रिंग से ज्वाइन इस तरीके से है, वो पढ़ना है। लेकिन 2 मास, सॉरी, मोर देन 1 मास ना, मोर देन 1, एक मास से ज्यादा है, एक मास से ज्यादा है और स्प्रिंग भी एक से ज्यादा है, वो नहीं पढ़ना, ठीक है ना। जब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जैसे इस तरह का केस, फॉर एग्जांपल इस तरह का केस हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये हमारे सिलेबस में नहीं, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है, हमारा डोमेन फिक्स होना चाहिए, ठीक है। 2 मास का एक ही सिस्टम पढ़ना है आपको, इस तरह का, ये एक और एक को ये डायरेक्ट ज्वाइन करके इस तरीके से, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, आपको पता होना चाहिए बेसिकली पढ़ना क्या क्या चीज, ठीक है। तो यहां तक रहने देते हैं, ये आपका बेसिक चीज हुआ जितना भी अभी तक चला, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। और कई सारे तरीका देखेंगे उसका, कैसे कैसे आसान तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे डिफरेंट मेथड से बनाया जा सकते हैं, इसके सवाल, ठीक है। तब तक के लिए इसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।